मेसोसोम की बात। ठीक है, मेसोसोम्स जो है वो आपके इंक्लूजन्स हैं, जो आपके जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ये एनवेलप है, ये मेम्ब्रेन है, तो एनवेलप के नीचे जो मेम्ब्रेन है उसकी फोल्डिंग से बना हुआ स्ट्रक्चर है, जो मेनली आपके गैसेस एक्सचेंज में रोल प्ले करता है। फिर याद हो मैंने मेसोसोम्स के टाइप बताए थे कि पेरिफेरल होंगे, ये जैसे अभी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है ये पेरिफेरल है। फिर इधर से सपोज मेसोसोम ऐसे ऐसे ग्रो कर रहा है, ठीक है, ऐसे, और दोनों फॉर्म मिल जाएंगे तो ये आपके जो डिवीजन होता है, जो सेल डिवीजन होता है आपका प्रोकैरियोट में, या यू कैन से इट बाइनरी फिजन, उसमें भी ये रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मतलब जो आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन एंड आप सेल फरो का फॉर्मेशन देखते हो सेल डिवीजन के टाइम, वो काम यहाँ पे मेसोसोम कर रहा है, उसको सेंट्रल मेसोसोम या सेप्टेट मेसोसोम कहते हैं। एंड जो आपका सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्ट्रक्चर मॉडिफाई हो रहा है, इन्वेजन बनाया है, उसको बोलते हैं पेरिफेरल मेसोसोम। क्लियर। एसेंशियली इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। प्रोकैरियोटिक में सेल एनवेलप जो हम देख रहे हैं कि वहां पे स्ट्रक्चर है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर के स्ट्रक्चर, ठीक है, मेनली क्या होगा, ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे, ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइमी टाइप का होगा तो स्लाइम लेयर बोलेंगे, हार्ड हो जाएगा थिक हो जाएगा तो कैप्सूल बोलेंगे, यहाँ लिखा होगा ग्लाइकोकैलिक्स, स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल। ठीक है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक particularly bacteria have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure, outermost glycocalyx, followed by the cell wall and then plasma membrane. तो आपका जो सेल एनवेलप है वो तीनों से मिलके बना हुआ स्ट्रक्चर है। आउटर है कैप्सूल, आप देख रहे हो ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। along with plasma membrane, all these three layers included into cell envelope, कि सेल को किसने एनवेलप किया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस देखो, जैसे अभी मैंने बोला कि आउटर की बात करेंगे तो सिर्फ ग्लाइकोकैलिक्स की मेम्ब्रेन आ जाएगी, देन सेल वॉल आ जाएगा, देन इनर में आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। जो बैरियर है, जो ऑस्मोटिक बैरियर में रोल प्ले करेगा या आइडेंटिफिकेशन में रोल प्ले करेगा कि किसको अंदर आना है किसको नहीं आना है, उसमें आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बाकी दोनों नहीं करेगा। Each layer of envelope performs distinct functions. सबके अपने अपने functions हैं. They act together as a single protective unit. This is the question. कौन single protective unit बना रहे हैं? ग्लाइकोकैलिक्स की आपका कैप्सूल स्लाइम लेयर या कैप्सूल, देन आपका सेल वॉल, देन आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब उसमें एक साथ दे सकता है बेटा कि स्लाइम लेयर, कैप्सूल, फिर सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दोनों एक साथ नहीं होंगे, या तो कैप्सूल होगा या तो स्लाइम लेयर होगा। ग्लाइकोकैलिक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीक्वेंस पूछ सकता है तीनों का, कैसा सीक्वेंस है, तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पुट हो सकते हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप, इसमें भी एक पूरा नोट्स दिया हुआ है, वो नोट सबके प्रिपेयर होना चाहिए, इंक्लूडिंग साइंटिफिक नेम, साइंटिस्ट का नेम, साइंटिस्ट नेम, स्ट्रेन का नेम, क्या टेक्निक है, कौन सी लेयर एब्जॉर्ब करती है, कैसी स्टेप है उसके, केआई सॉल्यूशन का क्या रोल है, ये सारी चीजें आप पढ़ोगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को डिटेल में देखोगे। जो टॉपिक हम बता दे रहे हैं ना वो बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ के ही जाना है आपको, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी तो सबका होना ही चाहिए, लेकिन ये जो है सेलेक्टेड पूरी आप जो कहते हैं ना कि सेल का समुंदर है पूरा मत डूबो, लेकिन इतना तो आपको टच करके जाना है। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्नोलॉजी से आप आइडेंटिफाई करते हो, तो वहां पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर दिया गया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव। अभी हम बस शॉर्ट में बता दे रहे हैं कि जो स्टेन ले लेता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, जो नहीं लेगा उसको बोलेंगे नेगेटिव, जो ले लेगा वो पर्पल कलर का दिखता है, जो नहीं लेगा वो फिर से सैफरनिन से स्टेन करने के लिए के बाद वो दिखता है आपको पिंकिश कलर का। ठीक है, एंड पहले क्रिस्टल वॉयलेट से कलर करते हैं तो वो पर्पलिश रहता है। फिर अभी चलो इतना ही बोल रहे हैं तो म्यूरिन लेयर याद रख लो कि म्यूरिन लेयर की थिकनेस इसको डिसाइड करेगी, म्यूरिन लेयर कितनी है, कितना कंपोजिशन है, कैसे ट्रैप है, उसके बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि वो कैसा स्ट्रक्चर है। ग्लाइकोकैलिक्स स्लाइमी लेयर कैप्सूल हो गया। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। अब बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिस कैसे हो गया, जैसे आप एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस की मेथड देख रहे हो, तो बाहर वाटर जा रहा है
तो वो कोलैप्स कर सकता है, उससे प्रिवेंट कर रहा है। एक सर्टेन टाइम में अगर आप वापस उसको इन्वायरमेंट मिल गया हाइपोटोनिक तो वो बच जाएगा। इसी तरीके से अंदर से वाटर, अंदर की तरफ वाटर आ रहा है, मतलब हाइपोटोनिक कंडीशन में रखा है, अंदर एंडोऑस्मोसिस हो रहा है, तो वो बस्ट कर सकती है लिविंग सेल, जिसको बोलते हैं प्लाज्मोप्टाइसिस। ठीक है, आरबीसी बस्ट करती है उसको बोलते हैं प्लाज्मोप्टाइसिस। प्लांट से सिंक कर जाती है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो इस चीज से प्रिवेंट करने के लिए प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, फंजाई, इन सब के पास क्या है, एनवेलप है, सेल वॉल के फॉर्म में प्रेजेंट है। और बैक्टीरिया में तो और भी ज्यादा, उस पे आपको कैप्सूल भी दिख रही है। तो दे बिकम द resistance for this structure, and these capsules are also the antigenic property। जब हम तुम्हें बोल रहे थे ना कि पैथोजेनिसिटी हटा देते हैं वैक्सीन में, एंटीजेनिसिटी रहती है ताकि उससे पहचान ले, मतलब वो पैथोजेनिक जो उसका जीनोम है, जो पैथोजन का काम कर रहा है, जो जिसके पास डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी है, उसको हमने इनएक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसकी ये लेयर प्रेजेंट होगी तो वो उसकी एंटीजेनिसिटी को डिफाइन करेगी। ध्यान में रखना इस चीज को, जो स्ट्रक्चर है वो एंटीजेनिसिटी है, जो कॉजल जेनेटिक वेरिएशंस की वजह से जो वहां पे आपका डीएनए से इंफॉर्मेशन कोड होगा वो डिजीज कॉज कर सकता है, दैट इज द पैथोजेनिसिटी। तो सेल वॉल प्रेजेंट है, कैप्सूल प्रेजेंट है, तो वो आपकी एंटीजेनिसिटी को शो करता है, और इसको डिटेक्ट करके इससे बाइंड, इसके पास बाइंडिंग रिसेप्टर्स होंगे, बाइंड करके उसके बाद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन। The plasma membrane is selectively permeable in nature and interact with the outside world। अब हम सब ये जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही इसमें से ऐसी स्ट्रक्चर है जो कि सेलेक्टिवली परमिएबल है, बाकी सारी चीजें क्या है, डेड स्ट्रक्चर है। ठीक, डेड स्ट्रक्चर है, एंड उनसे आप कोई भी परमिएबिलिटी को, वो परमिएबल हो जाए, ठीक है, वो साइज के अकॉर्डिंग वो परमिएबिलिटी को शो करेंगे, लेकिन आयनिक और ये सारी चीजों को डिफ्रेंशिएट करने के लिपिड से आना है या प्रोटीन से जाना है, वो सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करेगी, और यूनिवर्सली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करती है। A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane, invasion of plasma membrane, इस तरीके के भी वर्ड आ सकते हैं। These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamella। जिस तरीके का वो स्ट्रक्चर बना रहा है, वेसाइकल्स बना सकता है, ट्यूब्यूल्स बना सकते हैं, लैमिली मतलब इस तरीके से आपका फैला हुआ है, और एक मैंने बताया कि लैमिली ऐसे आपके टुवर्ड्स द सेंटर जा रही होगी तो उससे सेप्टा का फॉर्मेशन होगा। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, ऑब्वियसली रोल प्ले करेगा डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे बाइंडिंग फ्यूजन को ही कह रहा है, जो सेल डिवाइड करना है उन सब चीजों को यहाँ पे कंट्रोल जो करेगा, पॉइंट देगा कि यहाँ से डिवाइड होना है, वो स्ट्रक्चर। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस। अब ये फंक्शन आ सकते हैं बेटा, आपको रेस्पिरेशन सबको ध्यान में रहता है, बाकी चीजों को भी ध्यान में रखो। फॉर्मेशन, एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, सिक्रीशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, लाइक विलाई जैसे इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया, वैसे ही कोई प्रोट्रूजन बन रहा है अगर मेम्ब्रेन से, तो वो उस मेम्ब्रेन के पर्टिकुलर पोजिशन का सरफेस एरिया बढ़ा दिया। ठीक है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट, और यहाँ मेम्ब्रेन है तो ऑब्वियसली इस मेम्ब्रेन पे जो भी एक्टिविटी हो रही होगी उसको एंजाइम कंट्रोल कर रहा होगा। ठीक है, वो एक्टिविटी एंजाइमेटिक कंट्रोल है तो वहां पे एंजाइमेटिक कंटेंट होगा। इन सम प्रोकैरियोटिक लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्रोमा मीन्स कलर, फोर मीन्स ऐसी बॉडी जैसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं ना कि कोनिडियोफोर, कोनिडिया टेस्ट है तो उसको बियर करने वाला स्ट्रक्चर कोनिडियोफोर हो गया। इसी तरीके से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो रहा है, वो आपका क्रोमेटोफोर है, और क्रोमेटोफोर में क्या है, कौन सा पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, याद रखना। तो जो आपका ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया, अभी मैंने बताया कि ऐसे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने लगे, ऑक्सीजन को जनरेट करने लगे, उनके पास क्लोरोफिल का पिगमेंट होना चाहिए। अब इसी स्ट्रक्चर में कोई क्लोरोप्लास्ट है नहीं, तो वो क्लोरोप्लास्ट से एनालॉजी रखता हुआ स्ट्रक्चर क्या हो गया, क्रोमेटोफोर। क्रोमा मीन्स कलर, फोर मीन्स स्टॉक लाइन बॉडी, मतलब एक डिफरेंशिएट बॉडी है। कहते तो सोम मीन्स बॉडी होता है। ठीक, तो क्रोमेटोफोर आप ऐसे बस याद रखो कि एक क्लोरोफिल को बियर करने वाला स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चंस बनते हैं
कि जो पिगमेंट होगा साइनोबैक्टीरिया में वो ऑलवेज क्या होगा, क्लोरोफिल ए होगा। ठीक है, इसके अलावा पिगमेंट क्या क्या होते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल एंड बैक्टीरियल विरुडीन। ध्यान से लिख लो कहीं, बैक्टीरियल विरुडीन एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल, वो अलग अलग जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल साइनोबैक्टीरिया में होगा, साइनोबैक्टीरिया में होगा, क्लियर, वो होगा आपका क्लोरोफिल ए। इसके अलावा कोई और बैक्टीरिया जो इस तरीके की प्रोसेस कर सकते हैं या एडिशनल साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होगा, तो वहां पे आपको बैक्टीरियल विरुडीन एंड बैक्टीरियल क्लोरोफिल दिखेगा एडिशनल। इज इट क्लियर? तो क्रोमेटोफोर पे शॉर्ट नोट्स होना चाहिए। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, मोटिलिटी के लिए फ्लैजिला, ठीक है। They have thin filamentation extension from their cell wall called flagella. Bacteria show a range in the number. अब यहाँ पे flagella है तो किस प्रोटीन का बना होगा बेटा, फ्लैजेलिन। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका, 1+0 ट्यूब्यूल्स बने होंगे, लेकिन वो ट्यूबुलिन वाले नहीं होंगे, ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो फ्लैजेलिन के बने होंगे, ट्यूब्यूल नहीं बोलेंगे बेसिकली उसको। फ्लैजेला इज एक्सटेंशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होगी, अंदर फ्लैजेलिन प्रोटीन होंगे और ये मूवमेंट में रोल प्ले करेंगे, ठीक है। फिर आ जाती है पिलाई और फिम्ब्रेई की बात। पिलाई और फिम्ब्रेई बोथ आर मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन, ठीक है। यहाँ पे फ्लैजिलिन, यहाँ पे पिलिन प्रोटीन, लेकिन ये मूवमेंट में रोल नहीं प्ले करेंगे। पिलाई वही जो अभी कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन मैंने बताया था कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में दो बैक्टीरिया के बीच में एक ट्यूब बन रही है, इस ट्यूब को बनाने में रोल प्ले करेगा पिलाई, ठीक है, फ्लैजिला मूवमेंट के लिए, एंड फेम्ब्रेई आपका अटैचमेंट के लिए। ये तो हो गया मेन रोल, ठीक है, इसको तो कोई गलती नहीं करना, ध्यान रखना एकदम अच्छे से कि फ्लैजिला मूवमेंट, पिलाई फॉर द कॉन्जुगेशंस, ठीक है, एंड फिम्ब्रियाई फॉर द एडेरेंस। तो फ्लैजिला बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन फ्लैजिला, इसलिए मैंने बोला कि फ्लैजिलेटेड अरेंजमेंट से जो क्लासिफिकेशन बताया हुआ है उसको रिवाइज करना, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोकोट्राइकस, ठीक है, इस तरीके से आप रिवाइज कर लो। बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। जो अंदर से निकलेगा वो दैट इज अंडर, मतलब साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, वो हो जाएगा आपका बेसल बॉडी, एंड जिसपे पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रहा है, अंदर उसके ट्यूबुलिन फ्लैजिलिन प्रोटीन होगा, यहाँ पे वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका फिलामेंट, एंड जो आपको बेसल बॉडी और फिलामेंट को जोड़ेगा वो पोर्शन क्या हो जाता है आपका हुक। इज इट क्लियर? ठीक है, तो बेसल बॉडी, hook and filament. The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside. Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. ये ध्यान में रखना, MCQ है, ठीक है। मोटिलिटी में किसने रोल प्ले किया, सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला ने। पिलाई क्या करेगा, इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मेड ए स्पेशल प्रोटीन, बस इतने से छोड़ दिया गया। इसकी दो इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना, एटलीस्ट दो, पिलिन प्रोटीन एंड कॉन्जुगेशन, रोल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, फिम्ब्रियाe आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल. Thus, in some bacteria, they are known to help attach to the bacteria to rock in the stream and also to the host tissue. ठीक है, अटैचमेंट के लिए, अडेरेंस के लिए रोल प्ले करेगा। नंबर जो होता है फ्लैजिला का सबसे कम होता है, पिलाई का सबसे ज्यादा होता है, एंड फिम्ब्रियाe का फिर मिडिल, मतलब पिलाई और फिम्ब्रियाe वेरी भी कर सकता है, बट फ्लैजिला आपका सबसे कम इन नंबर होगा, मिनिमम इन नंबर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आधे घंटे और पढ़ेंगे, देखते जितना कवर हो जाएगा, फिर कल परसों, मतलब ये चैप्टर ऐसा है जिसमें मैं आपको मिस नहीं करा सकती कुछ भी बेटा, आप इसको बस ध्यान से सुनो, एटलीस्ट एनसीईआरटी के पॉइंट तो पूरे ही होने चाहिए। नाउ राइबोसोम की बात, राइबोसोम पहले भी बोला मैंने, 50 इयर्स 30 इयर्स कोई मैथमेटिक्स नहीं लगाएगा, दोनों यूनिट, लार्जर यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट का सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है ये, इसको कभी प्लस करके नहीं लिखना है कि 50 30 80 हो गया प्रोकैरियोटिक, ठीक है, ऐसा कभी नहीं लिखना है कभी, ये छोटी सी सिली मिस्टेक ये तो किसी से नहीं होनी चाहिए। 60 और 40 होता है यूकैरियोट का, 50 और 30 होता है प्रोकैरियोट।
50 नैनोमीटर। अब ये जो साइज वगैरह दी हुई है ये सब मैंने बोला था एक लिस्ट होनी चाहिए और सबके पास होगी। कई लोगों ने मुझे उस टाइम भी दिखाया था। हर ऑर्गेनल का जो डायमीटर वगैरह दे रखा है एनसीईआरटी में वो एक जगह नोट डाउन कर लो। यूनिट को ध्यान में रखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एनएम, एमएम, म्यूएम इस तरीके से 50 20 लिख दिया और बीच में लिख रखा है 12 माइक्रोमीटर। ठीक है, 50 नहीं सॉरी 50 to 20 माइक्रोमीटर दिया हुआ है और बीच में लिख रखा है। आप जस्ट सपोज कि कोई बीच का नंबर ले लेते हैं 16 माइक्रोमीटर, 16 नैनोमीटर, देन आंसर इज 16 नैनोमीटर। ठीक है, एनसीईआरटी के बाहर चला गया, इस रेंज की बीच की यूनिट ले आया और तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए जब तुम फास्ट सॉल्व करते हो तो तुम यूनिट पे ध्यान नहीं दोगे। तो 15 माइक्रोमीटर दे दिया या 15 to 20 दे दिया, तो फ्लो में चल रहे हो बस सॉल्व करते हुए निकल जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ये यूनिट पे ध्यान देना है। क्लियर है? Together to form 70S, prokaryotic ribosomes are the site for the protein synthesis. Several ribosomes may attach to a single mRNA and form a chain-like structure that is known as polyribosome. एक mRNA पे कई सारे राइबोसोम आके अटैच हो जाएं, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? पॉलीराइबोसोमल स्ट्रक्चर, जिसमें स्ट्रैंड कौन सा है बेटा? आरएनए का स्ट्रैंड होगा। क्लियर है? ठीक है, और आपको प्रोकैरियोटिक में यही ध्यान में रखना है कि ये जो स्ट्रक्चर है ये एक ही टाइम में इधर ट्रांसक्राइब हो रहा होगा, इधर ट्रांसलेशन चल सकता है। उसका रीजन यही है कि यहाँ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है। इंक्लूजन बॉडी नॉन लिविंग होंगी, रिजर्व मटेरियल है, क्या रिजर्व किया हुआ है उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो जाएंगी। Cells are stored in the cytoplasm in the form of inclusion body. These are not bound by the membrane system. Membrane system से इनका कोई लेना देना नहीं है. And life free in the cytoplasm. Cytoplasm में ये bodies free रहेंगी. Phosphate granules. These are the characteristics of prokaryotic cell. ये भी ध्यान में रखोगे. अपने में हम जिनको वैक्यूल्स बोल रहे हैं, वेसाइकल्स बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल बोल रहे हैं, ठीक है, एलियोरोप्लास्ट बोल रहे हैं, अमाइलोप्लास्ट बोल रहे हैं, उसी जैसा कोई स्ट्रक्चर, जैसे आप वो पेरोक्सिसोम बोल रहे हो, उसी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो गया आपका? इंक्लूजन बॉडी। क्लियर? लेकिन वो सब जहाँ पे मेम्ब्रेन है वो सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा तो वो लिविंग है। यहाँ पे मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है बेटा, मेम्ब्रेन नहीं है, ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होगा। साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, अब एग्जांपल याद रखना है बेटा, फॉस्फेट को स्टोर किया है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो जाएगा, साइनोफेशियन ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, गैस को स्टोर किया है, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है इंक्लूजन बॉडी। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएंगे, जो भी आएंगे, जो एडिशनल मैंने एक दे दिया कि ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, उतना बस ध्यान में रखें। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो हो गए आपके प्रोकैरियोटिक यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में आपको पढ़ते वक्त ध्यान में रखना है, अब आप क्लासिफिकेशन जो विटेकर का क्लासिफिकेशन था उसमें एक किंगडम था मोनेरा, वो आपने अभी तक बस पढ़ा। क्लियर? और बाकी सब आपका फंजाई, प्लांट, एनिमल, ये सब बाकी है। और प्रोटिस्टा तो हमें पता है डस्टबिन है, सभी का यूनिसेलुलर, मतलब यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा में किया गया। प्रोकैरियोटिक से कोई भी रहे इशू तो पूछना, बाकी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करो। यूकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड ऑल द प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई। पहली लाइन वही है तो अभी हमने बोली। इन यूकैरियोटिक सेल्स देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन किसमें देखने को मिलता है? ऑब्वियसली यूकैरियोटिक। एक घर है, घर को चैम्बर बना दिया गया, जैसे एक घर है, उस घर में एक ही कमरा है और एक कमरे में एक चीने में कुछ कोने में किचन है, खाना बन रहा है, एक तरफ स्टडी टेबल है, पढ़ाई हो रही है, एक तरफ बेड है, सो रहे हैं, यहीं पे कबर्ड है, सब कुछ है। ऐसा सिस्टम है प्रोकैरियोटिक। ठीक है, और इन सब चीजों को एक एक रूम बना दिया गया, सबके पास वॉल दे दी गई, कंपार्टमेंट दे दिया गया, ताकि आप अपना काम पूरा प्रॉपर एफिशिएंसी से कर सको। उसी को बोल देंगे आप कंपार्टमेंटलाइजेशन, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक्स। क्लियर है?
साइटोप्लाज्म होगा ही एक्सटेंसिव साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंटलाइज्ड प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल पोजेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर एनवेलप इन एडिशन। सब हम नहीं रुक रहे हैं। एडिशनल पॉइंट, हाँ ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक cells have a variety of complex locomotory and cytoskeleton structure। जो आप साइटोस्केलेटन बोलते हो, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर है, वो किसमें देखने में मिलता है? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, इसकी वजह से साइक्लो पूरा मूवमेंट जो आप देख रहे थे, मूवमेंट हो सकता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग हो सकती है इन यूकैरियोटिक सेल। मूवमेंट चल रहा है, क्लियर? साइटोप्लाज्म मूवमेंट हो रहा है, इज इट क्लियर? ठीक है, वो पॉइंट ध्यान में रखना है। फिर आप मेम्ब्रेन से रिलेटेड बातें ध्यान में ही रखोगे। न्यूक्लियर है तो न्यूक्लियस यहाँ पे वेल डेवलप्ड है, न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगा। जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा लेक्चर हम लेंगे बेटा, कब लेंगे ये अभी नहीं बता रहे, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना है अपने को, ताकि सारी जेनेटिक्स में जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो सेल में रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो आपको सेल डिवीजन के टाइम की क्रोमोसोम की इंफॉर्मेशन रखनी है, वो सब उस लेक्चर में कवर हो। All eukaryotic cells are not identical. Variety of plant and animal cells are different as the former possess cell wall, plastid and a large central vacuole which are absent in animal cell। अब ये क्वेश्चन है आपका, बहुत इजी क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, absent होता है? क्या प्लांट सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स है? ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल्स which are absent in almost all plant cell। और क्या होता है? माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ये एब्सेंट हो गया आपके प्लांट सेल, प्रेजेंट हो गए। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो, फिगर बेस्ड तो क्वेश्चन है ही इंपॉर्टेंट। अभी आपको बस यहाँ पे मैं वो लेबल करके दिखा दे रही हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स में एब्सेंट और प्रेजेंट वाला फिनोमिना। ठीक है, प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? देखो, वैक्यूल, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल नहीं से, ठीक है, देखो क्वेश्चन में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पूछना जाना चाहिए। फूड वैक्यूल वगैरह आपके एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो वैक्यूल पाए जाते हैं, लेकिन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और यहाँ पे सिर्फ वैक्यूल लिखा है इसलिए वैक्यूल को मार्क करो। मिडिल लैमेला को मार्क करो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेल वॉल को मार्क करो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। एंड देन क्लोरोप्लास्ट को मार्क करो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल की। एंड देन आप प्लाज्मोडेस्माटा को मार्क कर लो, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल की। ठीक है, बाकी अब हम यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट कर रहे। आई डोंट थिंक इसमें कुछ डाउट होगा। दूसरा आपका जो इमेज है, लेबलिंग तो आपको सबको सारी ध्यान में रखनी है, और जो आपको मेन लेबलिंग है वो मैंने मार्क करके दिखा दी, और इस तरीके की मार्किंग आप अपने उसमें एनसीईआरटी के इमेज में कर लो। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है? माइक्रोविलाई एंड प्लाज्मोडेस्माटा यहाँ पे नहीं होंगे, गैप जंक्शंस होते हैं, जो कि इसमें कहीं लेबल नहीं दिया हुआ है, नहीं डिफाइन किया गया है, तो ये ध्यान में रखो बस आपको। और एक ये आपका सेंट्रियोल, दोनों सेंट्रियोल को मिला के क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। क्लियर? ठीक है बच्चे, बाकी जो चीजें सबको सबको समझ में आ रहा है? पेरोक्सीसोम, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, आरईआर, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस वो स्ट्रक्चर जहाँ पे राइबोसोमल फैक्ट्री, तो आपको न्यूक्लियाई, छोटे छोटे जो पार्ट न्यूक्लियस के अंदर दिखेंगे वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोलस के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन और, चलो मेम्ब्रेन आ ही गया, ध्यान में रखना है आपको कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो होगी पोरस स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? जहां जहां डबल मेम्ब्रेन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? जहां जहां डीएनए है। डीएनए, प्लास्टिड, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। प्लांट सेल और एनिमल सेल आ सकता है, उसमें ध्यान में रखना है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस करोगे। ठीक है, सेल आ रहा है, यूकैरियोटिक सेल आ रहा है, देन ऑल थ्री आर द आंसर। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, कुछ भी करके आ जाए, प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सभी आप सब जगह पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट या डीएनए। ठीक है, नाउ सेल मेम्ब्रेन, लेट अस लुक एट। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट हम देख रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यहाँ से एक मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या था? सेल थ्योरी, वहां से एक क्वेश्चन बन जाता है हर साल। फिर आपका एक क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक की कैरेक्टरिस्टिक, सेल, फ्लैजिला,
टाइप्स ऑफ सेल, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। वो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का है या यहाँ का है, तो वो पोर्शन आपको कवर करना है। फिर आपको प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर में जो आप देख रहे हो कि स्ट्रक्चर देख रहे थे कि जो आपके राइबोसोमल वगैरह है, वहां से इंफॉर्मेशन बेस्ड आपको ध्यान में रखना है। मीजोसोम वाला पोर्शन ध्यान में रखना है, इंक्लूजन बॉडी वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट अवयव है। ध्यान तो सभी रखना है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाली चीज गलत नहीं होनी चाहिए। याद नाम आ रहा है तुम्हारा? खिलने लग रहा है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन हम पहले यहीं से क्वेश्चन निकाल लेते हैं बेटा। सेल मेम्ब्रेन की जो स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद ही ये पॉसिबल हो सकता था, मैंने बताया। और मेम्ब्रेन की स्टडी के लिए जो इजीली अवेलेबल स्ट्रक्चर है दैट इज आरबीसी, ठीक है। एक टर्मिनोलॉजी लिख लो, घोस्ट। जब हम आरबीसी से सिर्फ मेम्ब्रेन निकाल लेते हैं, मतलब आरबीसी से हीमोग्लोबिन वगैरह सब गायब कर दिए एंड सिर्फ वहां पे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो दैट इज नोन एज घोस्ट। और घोस्ट पे हम भूत वाला ही घोस्ट है, ठीक है, GHOST। घोस्ट से हम स्टडी करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इस स्टडी के लिए जो टेक्निक यूज होती है दैट इज फ्रीज फ्रैक्चर। जब मैंने तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो कुछ लेक्चर असाइन किए थे 11th वाली क्लास की, ठीक है। फ्रीज फ्रैक्चर एंड फ्रीज इचिंग टेक्नोलॉजी, मतलब आपने फ्रीज कर दिया, उसके बाद स्लाइसिंग करके आप वहां पे स्टडी कर दो। दैट टेक्निक इज यूज फॉर द स्टडी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसमें एक चीज और नोट डाउन कर लो, जो स्टेन यूज होता है वो होता है ऑस्मियम टेट्रोक्साइड। अरे स्टेन करोगे तभी स्ट्रक्चर दिखेगा ना कि वो कैसा लिपिड का लेयर है, कैसा प्रोटीन है। और फ्रीज नहीं रहेगा तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर जो है वो फ्लूडिटी है। फ्रीज नहीं करोगे तो वो फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, फ्लूडिटी है वहां पे। उस वजह से ये इंफॉर्मेशन आप जरा थोड़ा सा ध्यान में रखना, पढ़ाया हुआ है, नहीं नोट हो तो नोट कर लेना, कोई नहीं, ठीक है। ठीक है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या है, और दैट इज द काइंड ऑफ हैवी मेटल्स, ठीक, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस तरह कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, और फिर हम रीड करते हैं। चलो वापस आते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही स्टडी हुआ था। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन आरबीसी enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी नहीं हो सकती, लेकिन ये सब चल तो रहा था 80s 60s के बाद, जब आपका लिविंग सेल डिस्कवर हो चुका था, उसके बाद से ये सारी केमिकल स्टडीज चल रही। क्लियर बेटा? दिस स्टडी शोज दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे मॉडल आपको ध्यान में रखना है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल याद में रखना है। ये तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में बात हो रहा है, कुछ और मॉडल्स हैं जो डिनाई हुए थे, बाद में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सेप्टेड हुआ था। तो वो सारे मॉडल भी मॉडल और साइंटिस्ट बस छोटी छोटी इंफॉर्मेशन जो मॉड्यूल में दी हुई है वहां से आप रिकॉल कर लो। शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, इसलिए हम इसको कलेक्टिवली कह सकते हैं लिपोप्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म ऑफ lipoproteinaceous structure. The major lipids are phospholipids and that are arranged in a bilayer. फॉस्फोलिपिड्स आपके मेजर लिपिड हैं। आपको याद हो कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो सिंपलेस्ट, जहां पे एक ग्लिसरॉल से 3 फैटी एसिड चेन अटैच थी और उसी में एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ये बायोमोलिक्यूल की इंफॉर्मेशन हम बता रहे हैं, उसी में एक फैटी एसिड को हटा के अगर आप फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दे तो वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा आपका, फॉस्फोलिपिड हो जाएगा। क्लियर? इन अ बाइलेयर अरेंजमेंट होगा, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, ये सब हम बहुत बार बता चुके हैं बच्चों, बट फिर भी सुन लो एक बार। Also, the lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side and the hydrophilic tail towards the hydrophobic na हाँ hydrophobic tail towards the inner part. This ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon, जो आपको फैटी एसिड चेन की हम बात किए, वही क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, is protected from the aqueous environment। अब ये आपके एमसीक्यूज हैं, ये सब एमसीक्यूज हैं,
क्लियर? इन एडिशन टू द फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। फिर मैंने वहां स्ट्रक्चर बताया था, बाइलिपिड लेयर के स्ट्रक्चर्स बताए थे। फिगर बेस्ड हम थोड़ा एडिशनल बताएंगे बेटा। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे आप देखो, तो ये है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, जो फ्लूडिटी को मेंटेन करने में ही रोल प्ले कर रहा है। कोलेस्ट्रॉल भी फ्लूडिटी को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, दिस इंस्योर दैट द नॉन पोलर, ठीक है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन्स आल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। और ये जो कार्बोहाइड्रेट होंगे ये रिसेप्टर बनाएंगे, एंड दीज आर ऑलवेज ओलिगोसैकेराइड। ऑलवेज ओलिगोसैकेराइड्स होंगे, पॉलीसैकेराइड्स यहाँ पे नहीं होंगे। जो लिपिड की लेयर को जो लिपिड के लेयर में प्रोटीन के साथ बाइंड किए हैं, या प्रोटीन के साथ ग्लाइकोलिप प्रोटीन बनाए हैं, या लिपिड के साथ ग्लाइकोलिपिड बनाए हैं, वो स्ट्रक्चर हमेशा आपके क्या होंगे? ओलिगोसैकेराइड होंगे, न मोनो न डाई न पॉली। ध्यान रखना ये चीज। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज करेगा कंसिडरेबली कि किस तरीके की फ्लूडिटी है, किस तरीके का अरेंजमेंट है, किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, किस तरीके का उसकी अंदर की ऑस्मो रेगुलेशन है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है बेटा इनका रेशियो। बट फिर भी यही है कि ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई यूनिवर्सल लेयर है जो सब जगह प्रेजेंट है। आप मेम्ब्रेन जब भी बात कर रहे हो, चाहे आप माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की बात करोगे तो अगेन यही स्ट्रक्चर है। आप टोनोप्लास्ट की बात करो, वैक्यूल की, जो कि लिविंग मेम्ब्रेन होती है, अंदर उसका कंटेंट नॉन लिविंग होता है, वहां पे भी आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा। न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन बात करो तो वो पोरस जरूर है, लेकिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में फिर भी वहां पे भी इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मॉडिफाइड। क्लियर? मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली, अब ये परसेंटेज ध्यान में रखना, 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, मतलब 8% जो रह गया वो हो गया कार्बोहाइड्रेट। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। अब ये आपका क्वेश्चन है, किस बेसिस पे एक्सट्रैक्शन, मतलब आप पेरीफेरी से उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो या वो पूरा इंटीग्रेटेड है, तो आपको उसको एक्सट्रैक्शन करने में ज्यादा मेहनत होगी, ज्यादा टेक्निक यहाँ पे यूज है, पेरीफेरी से हटाना ज्यादा इजी है। तो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली एक्सट्रैक्शन हो सकता है प्रोटीन पे, प्रोटीन का, उस बेसिस पे क्लासिफाई कर दिया गया उसको इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन पे। और प्रोटीन जो होते हैं बेटा वो लैटरल मूवमेंट कर सकते हैं, लैटरल मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप नहीं करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ऑल दो मैंने शायद नोट्स में बताया हुआ है कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन भी शो करते हैं, जो थोड़ी हायर इंफॉर्मेशन है, बट आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें आपको ध्यान में रखना है फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट लिपिड्स करते हैं। देखो जब प्रोटीन ऐसे कैरियर प्रोटीन ऐसे बाइंड करता है किसी मॉलिक्यूल से, एंड ये पूरा प्रोटीन ही रोटेट कर गया इस तरीके से, ये साइक्लिक रोटेशन शो करेगा और इस साइड ये आ जाता है, दैट इज द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाता है। लेकिन अभी आपको क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखनी है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में प्रोटीन्स जो है, जो ये इंटीग्रल प्रोटीन है बेटा, ये आपका कैसा मूवमेंट शो करते हैं? लैटरल मूवमेंट शो करते हैं। एंड जो आपके लिपिड की लेयर है वो आपकी मूवमेंट कैसा शो करती है? वो आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती है। मतलब ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, ये लिपिड यहाँ आ सकता है, ये लिपिड यहाँ जा सकता है। क्लियर? ये प्रोटीन रोटेट हो सकता है, इस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। अभी यहाँ दिख रहा है, थोड़ी देर में यहाँ होगा, तो दैट इज द लैटरल मूवमेंट। एंड ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लूडिटी से रिलेटेड। तो परसेंटेज ध्यान में रखो, 8% हिडन है यहीं पे, कार्बोहाइड्रेट है। डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन डिवाइड करते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, और कौन से सरफेस पे होगा? आउटर मेम्ब्रेन पे, मोस्टली आउटर मेम्ब्रेन पे आपको दिखेगा। इंटीग्रल एंड पेरिफेरल क्लासिफाइड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स ऑन द सरफेस, व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये देखो इंटीग्रल है, लेकिन कितना है? पूरा इंटीग्रेट कर गया है क्या एक साइड से दूसरे साइड? ऐसा है, या सिर्फ पार्शियल है? तो उसी बेसिस पे हो गया पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन एंड इम्प्रूव्ड। अच्छा, अब ये इमेज को भी ध्यान में रखो बच्चा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ये सुगर को ध्यान में रखना। सुगर जो दे रहा है, डायरेक्ट यहाँ पे सुगर लेबलिंग लिया हुआ है, तो सुगर को ही करके आना बेटा, ढूंढने मत लगना कि ओलिगोसैकेराइड होना चाहिए, ग्लाइकोलिपिड होना चाहिए, ग्लाइको प्रोटीन होना चाहिए, वो सब नहीं ढूंढना है, जो यहाँ लेबल दिया है वही आपको ध्यान में रखना। ठीक है, पेरिफेरल प्रोटीन
फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, फिगर बेस्ड क्वेश्चन, ज्यादा इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं है इसमें, इसलिए यहाँ से टफ फिगर आपको क्वेश्चन, फिगर बेस्ड क्वेश्चन में टफ नहीं आएगा। एन इम्प्रूव मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर, अब 1950s में के बाद ये स्टडी स्टार्ट हुई और उसी के बीच में यूनिट मेम्ब्रेन और क्या क्या तो फॉसी फ्लूइड ये सब चीजों की स्टार्टिंग हुआ था, लेकिन नहीं, फ्लूइड मोज़ेक ही फॉसी फ्लूइड है। एंड ये मुझे याद नहीं आ रहा है मॉडल वगैरह का नाम, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बस याद आ रहा है, ठीक है, जिसमें प्रोटीन प्रोटीन एंड प्रोटीन आउटर, प्रोटीन इनर एंड बीच में लिपिड है, ठीक। बाद में जो प्रूफ हुआ लिपिड लिपिड एंड प्रोटीन है, तो दैट इज द एक्सेप्टेड 1972 में एक्सेप्ट हुआ सेंगर निकोलसन का मॉडल। अब साइंटिस्ट दिया हुआ इसको याद रखना, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, क्वासी फ्लूइड स्ट्रक्चर, क्लासी फ्लूइड सॉरी नेचर ऑफ लिपिड, ठीक। अब फ्लूइडिटी के लिए आपको क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लूइडिटी किससे किससे डिपेंडेंट है, हाँ सैंडविच मॉडल, ठीक बेटा। अब देखो फ्लूइडिटी किससे किससे डिपेंडेंट है, दैट इज द ब्रॉड क्वेश्चन, वहां पे कोलेस्ट्रॉल दिया है ऑप्शन में तो ऑल पे चले जाना चुप मार के, ऑल दिया होगा तो ठीक है, सिर्फ लिपिड करके मत आना, लेकिन सिर्फ ये पूछे कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो फ्लूइडिटी के लिए रोल प्ले कर रहा है, प्रोटीन एंड लिपिड, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या है, लिपिड, क्लियर। enables lateral movement of proteins within the overall bilayer, this ability to move within the membrane is measured as fluidity. Now, fluid nature of the membrane is also important from the point of the view of function like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division, ये जितनी भी आप प्रोसेस देख रहे हो उन सब प्रोसेस में आपको जो है वो फ्लूइडिटी बिहेवियर जो नेचर है वो हेल्प कर रहा है। तो ये अगेन ये पॉइंट्स आपके मल्टीपल ऑप्शन वाले पॉइंट्स हो जाएंगे। देखो ये टफ क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है, जो लार्जर क्वेश्चन बड़े बड़े आपको दिख रहा है ना, ये सारे पॉइंट मिला के फिर आपको वहां से आइडेंटिफाई करने को दे सकता है कि विच आर द करेक्ट, ए बी सी डी, इस तरीके से आपको ऑप्शन पूछ सकता है। तो फंक्शन ध्यान में रखना, सेल ग्रोथ के लिए इंटरसेलुलर जंक्शन जो मिला रहे हैं, गैप जंक्शन बन रहे हैं, उसके बनने के लिए सिक्रीशन, क्योंकि ये एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस कर सकता है, तो सिक्रेटिंग वेसाइकल, फाइनली आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे फ्यूज होगा, जो अंदर हार्मोन फॉर्म हुआ है वो भी सेल के बाहर आएगा, क्लियर बेटा, जो एंजाइम्स अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट होने हैं वो भी बाहर आएंगे, तो वो सब सिक्रीशन नेचर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की वजह से दिख रहा है। एंडोसाइटोसिस अगेन आपको भाई बल्क में अगर कोई फूड अंदर आ रहा है तो एंडोसाइटोसिस हो गया। सेल डिवीजन के टाइम में हम जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देख रहे हैं फंक्शन, वो भी फ्लूइडिटी की वजह से, जो ग्रो करने के लिए साइज एक्सपेंड हो रहा है, जो आपको मैंने एक बताया था कि जितनी छोटी सेल होगी उतनी एक्टिव होगी, जितनी लार्जर साइज की होगी उतना उसका साइटो मतलब प्रोटोप्लाज्मिक एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो वो डिपेंड करेगा कि वो किस तरीके से एक्टिविटी करती है, और यही रेशियो डिस्टर्ब होने से जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो और सरफेस एरिया रेशियो वो डिस्टर्ब होता है, तभी जाके सेल डिवीजन के लिए चली जाती है कि अब अकेला इस सेल ग्रो कर चुकी है, इसका लोड ये जेनेटिक मटेरियल नहीं कर सकता है, देन सेल जो है वो डिवीजन में चली जाती है। जेनेटिक मटेरियल फर्स्ट डिवाइड होता है, उसके बाद बाकी डिवीजन। चलो लेक्चर होने वाला है खत्म, यहाँ पे ही एंड करते हैं। यहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोई डाउट हो तो पूछना। आई नो बहुत सी चीजें होंगी जो तुम्हें पता होगी, लेकिन फिर भी ये सेल का लेक्चर सब लोग अटेंड करो, समझो इसको, पूरा रिकॉल करो, चेक क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इट विल बी हेल्पफुल। कई चैप्टर को ये रिलेट करता है, दिस इज द की ऑफ ऑल द चैप्टर, ऑल द बायोलॉजी, तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है। एक लेक्चर और एनसीईआरटी बेस्ड एंड कल ही आपका स्टार्ट हो जाएगा बियॉन्ड द एनसीईआरटी वाले कोर्स, ठीक है। चलो और कोई बात होगी तो फिर मैसेज कर देना। एंड कर रहे लेक्चर।